जय हिंद। संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास का क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। ये प्राचीन इतिहास का पहला क्लास है, लेकिन इस क्लास को शुरू करने के पहले थोड़ा से जोश भरते हैं और थोड़ा से एनर्जी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसको एक मोटिवेशनल कोड के साथ प्रारंभ करते हैं। बेहतर से बेहतर बनने का तलाश करिए, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करिए। तो चलिए, आइए इस मोटिवेशनल कोड के साथ हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इतिहास किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इतिहास अतीत का अध्ययन होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग जान सकते हैं, कह सकते हैं कि वर्तमान समय में घटित सारी घटनाएं आने वाले समय के लिए इतिहास होगा। एक और इसका अच्छा उदाहरण है, जैसे जब देश आजाद हुआ था, आज के 76 वर्ष पहले जब देश आजाद हुआ था, तो हमारे लिए उस समय 1947 में करंट था, लेकिन आज हमारे लिए इतिहास हो गया है। जैसे वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे लिए आज करंट है, लेकिन आने वाले समय के लिए इनका कार्यकाल जो है इतिहास में दर्ज होगा। तो वर्तमान समय में घटित सारी घटनाएं आने वाले समय के लिए इतिहास होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इतिहास को कितने पार्टों में बांटा गया है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। भारतीय इतिहास का काल विभाजन। तो भारतीय इतिहास को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मानव ने अपने घटनाओं का कोई लिखित जानकारी नहीं दिया, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मानव ने अपने घटनाओं का लिखित जानकारी तो दिया, लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मानव ने लिखित साक्ष्य दिया है और उसको पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का टाइमिंग है अज्ञात से लेकर 2500 ईसा पूर्व, क्योंकि मानव पृथ्वी पर कब से जीवन यापन कर रहा है इसकी किसी को जानकारी नहीं है, वो अननोन है, अज्ञात है। अज्ञात से लेकर 2500 ईसा पूर्व का जो कार्यकाल है उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल 3 पार्टों में बटा हुआ है। जैसे मानव ने जब अपना जीवन जीना प्रारंभ किया था, उस काल को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि इस काल में मानव ने पूरा का पूरा पत्थर का प्रयोग किया है, इसीलिए इस काल को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल का टाइमिंग अज्ञात से लेकर के 8000 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। ईसा पूर्व ऊपर से नीचे की तरफ चलता है और ईसवी नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। तो ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, और ईसवी हमेशा सीधा चलता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। तो पूरा पाषाण काल का टाइमिंग है अज्ञात से लेकर के 8000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का टाइमिंग है
8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल का टाइमिंग है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल जब समाप्त होता है उसके बाद से लिखित साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए वहां से इतिहास बदल जाता है और इसको हम लोग कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। अभी हमने बताया कि आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मानव ने अपने घटनाओं का लिखित जानकारी तो दिया लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया। और आदि ऐतिहासिक काल का टाइमिंग है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व, पूरा 1000 वर्ष। आदि ऐतिहासिक काल में 1000 वर्ष आता है और आदि ऐतिहासिक काल में सिर्फ एक ही सभ्यता आती है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने 9 और 1 के अनुपात में तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बेसिकली सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई हुई थी, जो ये पाकिस्तान का बेसिकली एक गांव है, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती किया था और विदेशी लोग कपास को सिंडोन बोलते थे, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग सिंडोन सभ्यता भी कहते हैं। इसका टाइमिंग है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद आपका आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 3 पार्टों में बटा हुआ है। अगर प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो प्राचीन इतिहास की शुरुआत होती है 1500 ईसा पूर्व से। प्राचीन इतिहास का टाइमिंग है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी, जबकि पूरे ऐतिहासिक काल का टाइमिंग है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 15 अगस्त 1947 दिन शुक्रवार, जिस दिन देश आजाद हुआ था उसी दिन आधुनिक भारत समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, जिस दिन देश आजाद हो जाएगा उस दिन इतिहास समाप्त हो जाता है, वहां तक हम लोगों को पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास की शुरुआत होती है 1500 ईसा पूर्व में और प्राचीन इतिहास चलता है 712 ईस्वी तक, जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण होता है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी आक्रमणकारी था और सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है। 712 ईस्वी में राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में रावर का युद्ध होता है। उस युद्ध में राजा दाहिर पराजित होते हैं और मोहम्मद बिन कासिम विजयी होता है। तो जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था उस दिन से लेकर 4 मार्च 1707 तक, जिस दिन महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में औरंगजेब का मृत्यु होता है, उस दिन तक हम लोग मध्यकालीन इतिहास में काउंट करते हैं। 712 से लेकर के 4 मार्च 1707 ईस्वी का जो टाइमिंग है इसको हम लोग मध्यकालीन इतिहास बोलते हैं। इसको मुस्लिम काल के नाम से भी जानते हैं। मुस्लिम काल के नाम से भी इसको जानते हैं क्योंकि इस काल में जितने भी शासक हुए हैं सारे के सारे शासक मुस्लिम थे, इसीलिए इस काल को मुस्लिम काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जिस दिन औरंगजेब का मृत्यु होता है उसकी जो अगली सुबह होती है 5 मार्च 1707 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 दिन शुक्रवार, जिस दिन देश आजाद होता है अपना, वहां तक के इतिहास को हम लोग आधुनिक भारत में काउंट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं प्रागैतिहासिक काल का। दोस्तों, ऐसे ही आप लोग वीडियो में बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा है, क्योंकि जैसा आप कमेंट करेंगे उसी तरह से हमको ऊर्जा मिलेगी। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को। वैसे भी ठंडक का समय आ गया है, रात लंबी होगी, तो आप आराम से बिस्तर में घुस करके आप ऑनलाइन जो है वीडियो देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वहां से लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इतिहास का पिता
हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस यूनान का रहने वाला था। हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस यूनान का रहने वाला था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को माना जाता है, क्योंकि भारत के इतिहास की जानकारी देने वाली पहली पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व में आया था और भारत में 5 वर्षों तक रहा। 5 वर्षों में उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। 5 वर्षों तक रहा। 299 ईसा पूर्व में यहां से वापस गया। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। तो दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य देखिए यहाँ पे उसका इमेज लगा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का कुल 24 वर्ष का कार्यकाल था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था और 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना या संथारा विधि से अपने प्राण को त्याग दिया था। यहाँ पे देखिए हेरोडोटस का इमेज लगा हुआ है। यह यूनान का रहने वाला था और यहाँ पे मेगास्थनीज का इमेज लगा हुआ है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थनीज भारत में कितने वर्षों तक था, तो 304 ईसा पूर्व में आया था और 299 ईसा पूर्व में यहां से गया था। इसके द्वारा पूरे 5 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि इसने एक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास की जानकारी मिलती है और चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा था। इस वजह से भारत के बारे में जानकारी देने वाली ये पहली पुस्तक है। इसीलिए मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास का पिता तो हेरोडोटस को कहा जाता है, लेकिन भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अज्ञात से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच में है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में मानव ने अपने घटनाओं का कोई लिखित जानकारी नहीं दिया है। उस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल की जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। इसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो कई बार पेपर में तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है किस काल की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मिलती है, तो आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। आगे हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल 4 पार्टों में बटा हुआ है। एक है आपका पुरापाषाण काल अज्ञात से लेकर 8000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व, नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। उसके बाद नवपाषाण काल के अंतिम समय में मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल का समापन ताम्र पाषाण काल से होता है। तो प्रागैतिहासिक काल का जो सबसे अंतिम काल है उसको हम लोग बोलते हैं ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का टाइमिंग अज्ञात से लेकर 8000 ईसा पूर्व है। पुरापाषाण काल मानव जीवन का प्रारंभिक काल था। ऐसा माना जाता है कि मानव ने जिस काल से जीवन जीना प्रारंभ किया था, उसी काल को
पूरा पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि उस काल में मानव ने पूरा का पूरा पत्थर का प्रयोग किया था, इसीलिए इस काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल में मानव बड़े बड़े पत्थर के औजार का प्रयोग करता था और हथियार का प्रयोग करता था। पूरा पाषाण काल में मानव शिकार पर निर्भर था। पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय शिकार था, क्योंकि पूरा पाषाण काल का मानव एकदम असभ्य था, जानवर की तरह व्यवहार करता था। क्योंकि पूरा पाषाण काल में मानव मंद बुद्धि का था, जानवर की तरह व्यवहार करता था। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, पूरा पाषाण काल का मानव बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करता था और पूरा पाषाण काल का मानव इतना मंद बुद्धि का था कि उसको तो ये भी नहीं पता था कि हम आज भोजन कर रहे हैं तो शाम को हमको भूख लग जाएगा। पूरा पाषाण काल के मानव इतने असभ्य थे कि उनको तो ये भी नहीं पता था कि हमको बैठना कैसे चाहिए। कोई यहाँ पे आकर के बैठ जाता था, किसी के कोई सर पर आकर के बैठ जाता था, तो कोई यहाँ पे आकर के बैठ जाता था, क्योंकि उनके अंदर इतनी सभ्यता थी ही नहीं, इतनी समझ ही नहीं थी कि हमको कहाँ पे बैठना चाहिए। जब जानवर पास से भागता था तो इतने बड़े बड़े पत्थर को उठा करके मारने का प्रयास करते थे। जानवर भाग जाता था लेकिन पत्थर उनसे नहीं उठता था। तो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि बड़े पत्थर की अपेक्षा छोटा पत्थर उठाना ज्यादा कंफर्टेबल है। तो धीरे धीरे मानव ने छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया और पूरा पाषाण काल के मानव को तो काउंटिंग करने भी नहीं आता था। अगर 4 लोग रात को सो जाते थे और अगर रात को किसी को भूख लग गया तो बिना बताए शिकार करने चला जाता था और सुबह में जितने भी लोग मौके पे मिलते थे उतने ही लोग आगे बढ़ जाते थे, चल जाते थे। अपने मित्र को, अपने भाई को, अपने सहपाठी को नहीं खोजते थे, क्योंकि उनको काउंट करने भी नहीं आता था कि हम लोग शाम को कितने लोग सोए थे। आज वही व्यक्ति जो पूरा पाषाण काल में 4 पैरों से चलता था, धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना प्रारंभ कर दिया। आज वही व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पर पृथ्वी से लेकर के चंद्रमा तक का दूरी तय किया है। आगे हम लोग देखते हैं इस समय का इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी, क्योंकि मानव ने जब पत्थर को पत्थर से टकराया तो चिंगारी निकला। उनको लगा कि यह कुछ है, लेकिन उसका वो लोग प्रयोग नहीं कर पाए। लेकिन आग का खोज तो पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन इसका प्रयोग मानव ने विधिवत रूप से नव पाषाण काल में किया है। तो इस काल में मानव चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। पूरा पाषाण काल में मानव चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था और पूरा पाषाण काल के मानव का चित्रकारी का जो साक्ष्य है वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका के गुफाओं से मिलता है। और मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा रायसेन जिले में है। क्योंकि दोस्तों पूरा पाषाण काल का मानव जैसा चित्र देखता था उसी तरह का चित्र बनाया हुआ है मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में। क्योंकि उस समय मानव इतना असभ्य था, शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं थी उनके अंदर। उस समय मानव बिना वस्त्र का रहता था, तो महिला और पुरुष का बिना वस्त्र का चित्र वहां पे बना हुआ है। और वैसे भी दोस्तों उनके पास तो उस समय टाइम ही टाइम होता था। आज हम लोग के पास इतना टाइम का अभाव है, जैसे ही टाइम मिलता है हम लोग फेसबुक चला लेते हैं, व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर लेते हैं। लेकिन उनके पास तो टाइम ही टाइम था, चित्रकारी किया करते थे। हम लोग आज टाइम मिलता है तो मूवी देख लेते हैं, लेकिन उनके पास भरपूर टाइम था, क्योंकि उनके पास संसाधन बहुत सीमित थी और अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर लेते थे। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल के चित्रकारी का साक्ष्य कहां से मिलता है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका के गुफाओं से मिलता है। मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका का गुफा है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है।
मानव की जन्मस्थली अफ्रीका महाद्वीप को मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले मानव का जन्म अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पूरा पाषाण काल में मानव सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया था। दोस्तों, पूरा पाषाण काल में मानव बहुत लंबा समय बिताया। उसकी अपेक्षा मध्य पाषाण काल में मानव ने उतना टाइम नहीं बिताया है। नव पाषाण काल में भी मानव ने उतना समय नहीं बिताया। जिस काल में मानव ने सबसे ज्यादा समय बिताया था उस काल को हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल, जो मानव जीवन का प्रारंभिक काल माना जाता है। तो पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया था मानव ने। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता का खोज किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पाषाण कालीन सभ्यता का खोज किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कब किया गया तो आंसर हो जाएगा 1863 ईस्वी में किया गया था पाषाण कालीन सभ्यता का खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के प्रथम महानिर्देशक थे। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी, घाटी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से मिला हुआ है मानव का पहला कंकाल। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का टाइमिंग है 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व। दोस्तों, हमने पहले ही बताया है कि ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। तो इसका टाइमिंग है 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल है, पूरा पाषाण काल के बाद का यह काल है। इस काल के दौरान मानव छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करता था। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल में मानव ने छोटे छोटे हथियार और धारदार और नुकीले औजार का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि बड़े पत्थर की अपेक्षा छोटा पत्थर उठाना और वार करना और ले जाना एक जगह से दूसरे जगह पे ज्यादा कंफर्टेबल है। तो दोस्तों, मध्य पाषाण काल में मानव छोटे छोटे हथियार का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइक्रोलिथ किसे कहा जाता है? तो माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। दोस्तों, मध्य पाषाण काल में मानव इतना बुद्धिमान हो गया था, उसको इतनी समझदारी हो गई थी कि सारे जानवर मारने योग्य नहीं है। जिस तरह से हमारा जीव है वैसे उनका भी जीव है। कुछ जानवर पालने योग्य होते हैं। तो मानव के द्वारा सबसे पहले पशुपालन मध्य पाषाण काल में ही प्रारंभ किया गया। इस काल में मानव यंत्रोष्टि संस्कार करना प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, मध्य पाषाण काल के पहले अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती थी, किसी मानव की मृत्यु हो जाती थी, तो वो लोग यंत्रोष्टि संस्कार नहीं करते थे, अंतिम संस्कार नहीं करते थे। मध्य पाषाण काल में मानव के अंदर इतनी समझ आ गई थी कि यंत्रोष्टि संस्कार करना भी प्रारंभ कर दिए थे। पतले पतले धारदार नुकीलेदार औजार का प्रयोग करते थे मध्य पाषाण काल में। आगे हम लोग देखते हैं, इस काल में मानव का प्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। इस काल के मानव का जो पहला साक्ष्य मिला हुआ है मध्य पाषाण काल के, वो कहां से मिला हुआ? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से मिला हुआ है। प्रतापगढ़ जिला आंवले के लिए प्रसिद्ध है। इस काल में मानव ने पशु पालना प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल में ही मानव ने
पशु पालना प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा पाले गए पशु का पहला साक्ष्य, मानव द्वारा पाला गया पशु जो पहला है उसका नाम कुत्ता है। और पशु पालन का पहला साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां से पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला है मध्य पाषाण काल का। और राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में बागौर नामक स्थान से मध्य पाषाण काल में पाले गए पशु का साक्ष्य मिलता है। बाकी मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। इसको याद रखिएगा, कई बार पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मध्य पाषाण काल के मानव का मध्य पाषाण काल में जो पाले गए पशु थे उनका पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो आदमगढ़ से मिलता है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और राजस्थान के भिलवाड़ा जिले से मिलता है। प्रॉपर जगह का नाम है बागौर से मिलता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नवपाषाण काल का टाइमिंग है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल में मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई थी। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मानव प्रतिदिन चलता रहता था, जहां पे रात होता था वहीं पे सो जाता था, मांस को खाता था और झीलों और नदियों से पानी पी करके प्रतिदिन वो चलता रहता था। लेकिन नवपाषाण काल में मानव के अंदर अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई थी। मानव एक जगह पर झोपड़ी बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण काल में मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी आग का विधिवत प्रयोग। पूरा पाषाण काल में आग का खोज मानव ने किया था, ये पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। लेकिन नवपाषाण काल में मानव ने आग का विधिवत प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। नवपाषाण काल से मानव मांस को भून कर खाना प्रारंभ कर दिया था। तो एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग का खोज कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। मानव ने आग का विधिवत प्रयोग कब किया, तो नवपाषाण काल उसका आंसर होता है। मानव ने मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया, क्योंकि मानव ने नवपाषाण काल में चाक का खोज कर लिया था, चाक से मृदभांड बनाना प्रारंभ कर दिया था। और मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज नवपाषाण काल में रही पहिए का आविष्कार। सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए, दूसरे जगह से और तीसरे जगह सामान को ले जाने के लिए मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया, और पहिए से उन लोगों ने गाड़ी बना लिया, और गाड़ी पर सामान रख करके एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते थे, ले आते थे। आगे हम लोग देखते हैं, नवपाषाण काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। नवपाषाण काल में मानव द्वारा जो कृषि किया गया था उसका पहला साक्ष्य मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से मिलता है। मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में कोल्डिगवा से मिलता है। कोल्डिगवा इलाहाबाद के पास में पड़ता है। तो चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिगवा इलाहाबाद के पास से मिला था। लेकिन अब इससे भी पुराना चावल का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देवा नामक गांव से मिला हुआ है, जो संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर से लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है। यहां से 20 किलोमीटर की दूरी है, जहां पर चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। और इसका उत्खनन गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा करवाया गया था।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। नवपाषाण काल में मानव के साथ कुत्ते के भी दफनाए जाने का साक्ष्य जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम के गर्तवास के गड्ढा घर से मिलता है। बुर्ज होम के गर्तवास के गड्ढा घर से मालिक के साथ कुत्ते का भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, बुर्ज होम यहाँ पे पड़ता है जम्मू कश्मीर में, जहां से मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है। और कोल्डिगवा यहाँ पे पड़ता है, इलाहाबाद के पास बेलन घाटी में पड़ता है, जहां से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। लेकिन अब यह रिकॉर्ड टूट गया है। चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देवा नामक गांव से मिला हुआ है, जो संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल का अंतिम काल, जिसको हम लोग ताम्र पाषाण काल बोलते हैं, इस काल में मानव ने तांबा धातु का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, इसीलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। और मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु जो थी, उसका नाम है तांबा। तांबा ही पहली धातु थी जिसका प्रयोग मानव ने किया था। और जैसे ही ये काल समाप्त होता है, इसके बाद से लिखित साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो उसको प्रागैतिहासिक काल में ना रख करके आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है। इसके बाद अगला जो क्लास होगा वो आदि ऐतिहासिक काल का होगा। और आदि ऐतिहासिक काल में एक ही सभ्यता आती है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ठीक आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।